हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 13 पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ कि गॉस लॉ पढ़ने के लिए दो चीज़ें पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है एरिया वेक्टर, और दूसरी जो चीज़ है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर क्या चीज़ होता है? The area A can be represented by vector A along the outward are drawn normal to the area. Students, एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन किस तरह की कहाँ पे होती है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, यानी देखिए अगर मान के चलें कि ये कोई एक सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो आएगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर तरफ होगी, परपेंडिकुलरली। ठीक है, आउटवर्ड, और हम आउटवर्ड लिखा है या फिर इसको हम बोल सकते हैं अवे द वॉल्यूम। इसको और क्या बोल सकते हैं? अवे द वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी सरफेस के लिए डायरेक्शन उसकी क्या होती है? अवे द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होती है? अवे द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे अगर बात करते हैं इस सरफेस की, तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है सरफेस का, अगर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो कहाँ आ जाएगा? एरिया वेक्टर आएगा वर्टिकली अपवर्ड। ओके, नाउ अब इसमें हमें सेकंड चीज़ क्या पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज डिफाइंड। किस तरह से? नॉर्मली इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द सरफेस। यानी किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, किसी भी सरफेस से उसके परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई मतलब है फ्लक्स। ओके, तो अगर हम जैसे स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई अगर एक सरफेस है, जैसे कि देखिए जैसे मान लिया कि ये कोई एक किसी भी शेप और साइज़ की कोई एक सरफेस है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज क्या है? मान लिया एक ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि फील्ड निकालना चाहते हैं या फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो अगर हमने मान लिया है कि ये जो पूरी सरफेस है इसका एरिया कितना है? कैपिटल ए है। तो यहाँ एक अगर हम छोटा सा पार्ट को ही कट कर लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर एरिया कितना मान लेंगे? हम डी ए मान लेंगे। ठीक है, और अगर हम इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? यहाँ आएगी। इस पर हमने लगा दिया है वेक्टर का साइन क्योंकि ये होगी वेक्टर। ओके, अब अगर इसी पॉइंट पे अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं तो फिर ये वाला जो चार्ज है प्लस का चार्ज, इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस टाइप से आई है तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो आपको देखना पड़ेगा जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल मान लिया वो है थीटा। ओके, ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हमें फ्लक्स को डिफ़ाइन करना है तो यहाँ अगर हम फ्लक्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ तो बचेगा सिर्फ फाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और जो यहाँ थीटा है स्टूडेंट्स, थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? देख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो उसी की तरह से, उसी की हेल्प से हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद अगर हम इसके यूनिट और क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। और एक यूनिट और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक यूनिट और होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ जाएगा फाइनली वोल्ट मीटर, क्योंकि ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट आ गया वोल्ट मीटर। अब अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो डायमेंशन इसका मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा ML3T-3A-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी किस टाइप की है, ये स्केलर है या वेक्टर है। देखिए बताएं आप क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की तरफ। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि फ़र्स्ट केस अगर हम लेके चलते हैं, केस फर्स्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इस केस में स्टूडेंट्स जो फाई आएगा वो कितना आ जाएगा। देखिए फाई का मेन फॉर्मूला क्या है, EA cos थीटा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हटा दिया इसलिए DA को A लिख दिया गया है, ओके। तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 होता है, तो इस केस में फाई जो आएगा वो फाई कितना आ जाएगा हमारे पास, E इंटू A आ जाएगा, ओके। अब अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में अगर मान लिया जाए कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो थीटा 90 पे है ना, फाई कितना आएगा, cos 90 0 होता है तो E इंटू A इंटू 0। तो इस केस में फाई जो आएगा वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं थर्ड कि थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए तो थीटा 180 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाई इज़ इक्वल टू E इंटू A, और cos 180 माइनस में होता है तो फाइनली यहाँ पे जो फाई आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का E इंटू A। अब ये जो फ्लक्स आया है यहाँ प्लस का आया है और यहाँ फ्लक्स आया है माइनस का आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे मान लें कि कोई भी एक इस टाइप की कोई सरफेस है, ठीक है। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर की तरफ निकल रही हों, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, अगर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की तरफ निकल रही हों तो इस सरफेस के लिए जो भी फ्लक्स होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर मैं मान के चलता हूँ कि कोई एक ऐसी सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर कर रही हो, है ना, इस तरह से अगर किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर कर रही हों तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने कोई छोटा सा एलिमेंट मान लिया है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर तो है ही, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और थीटा अगर 0 हो गया तो फिर E इंटू A बचेगा, यानी जो प्लस का आएगा। मैंने बताया है भी, जस्ट पीछे बताया है इसके पहले कि यहाँ पे जो थीटा है वो किन के बीच का एंगल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इस केस की बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंटर कर रही हो तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही तो ये डायरेक्शन किस चीज़ की आएगी, ये डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर हमने यहाँ कोई एक एलिमेंट मान लिया है तो इस एलिमेंट के लिए जो एरिया आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी DA होगा। तो इनके बीच में जो ये पूरा एंगल बना वो एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। और जब थीटा 180 हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जब एंगल कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो इस केस में फ्लक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है किसी भी सरफेस से तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमने दो चीज़ों को जान लिया है, एरिया वेक्टर को जान लिया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जान लिया है। तो अब हम गॉस थ्योरम पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। तो गॉस थ्योरम में क्या होता है, द फ्लक्स ऑफ द नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहा स्टेटमेंट, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज, यानी क्यू नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। और इसी सरफेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होगा, एक ऐसी सरफेस जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड हो, ठीक है। और जो सरफेस बना रहे हैं हम, गॉसियन सरफेस जिसको हमने माना है, वो चार्ज के लिए सिमेट्रिकल होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरा फिर से पढ़ देता हूँ, सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत आसान था गॉस थ्योरम। अब अभी बताया गया है, ऊपर मैंने बताया हुआ है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक तो ये गॉसियन सरफेस के साथ गॉस लॉ के हिसाब से फॉर्मूला आ गया, और दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA, या इसको वेक्टर में लिखना है तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे, डॉट हो जाएगा। इसको मान लिया है सेकंड इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन से स्टूडेंट्स हमको फ्लक्स मिल रहा है, तो क्या हम दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E.dA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए यहाँ पे Q जो है वो क्या है, Q नेट है। नेट का मतलब है इनक्लोज्ड चार्ज, टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ये सरफेस है, किसी भी शेप और साइज़ की सरफेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मान लिया कि ये है, देखिए Q1 चार्ज, यहाँ पे मान लिया है Q2 चार्ज, और यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए Q3 चार्ज है, और इस तरफ कहीं मान लिया है Q4 चार्ज है ना, और यहाँ मान लेते हैं Q5 चार्ज है ये। तो इस सरफेस के लिए अगर पूछा जाए कि फ्लक्स बताइए कितना होगा, तो इसके लिए हम फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, इनक्लोज्ड चार्ज से मतलब है बाहर वाले चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये देखो मैं जो रेड वाले बना रहा हूँ, ये रेड जो मार्क किया है मैंने, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज से, यानी सरफेस जो बनाई गई है उसके अंदर कितना चार्ज है। तो जो सरफेस हमने ड्रॉ की है उसके अंदर कितना चार्ज है स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q3 प्लस Q5, ये हो गया टोटल चार्ज। और डिवाइड किससे करना है हमको, एप्सिलॉन नॉट से करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम फ्लक्स इस तरह से निकाल सकते हैं। और जो गॉस लॉ की डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन होता है EDA। तो दोनों को इक्वल करने के बाद हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से किस तरह से निकालते हैं उसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि फ्लक्स किस तरह से ज़ीरो हो सकता है, किस केस में फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स पहला है ज़ीरो फ्लक्स। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज़ ज़ीरो इन द फॉलोइंग केसेस, यानी किन किन केसेस में जो फ्लक्स है वो ज़ीरो हो सकता है। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि फ्लक्स कब ज़ीरो हो सकता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि कोई भी एक किसी भी शेप और साइज़ की सरफेस है, तो इस सरफेस के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, एक डाइपोल रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ये क्या हो गया, डाइपोल हो गया, और ये डिस्टेंस 2L होगी। ओके, तो अगर किसी सरफेस के अंदर, किसी भी सरफेस के अंदर क्या रखा हो, डाइपोल रखा हो, तो उस सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई नेट, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज जो Q नेट है यानी टोटल चार्ज इनक्लोज वो कितना है, ज़ीरो है। इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल सा है। अब जैसे अगर हम मान लें तो सेकंड केस कि कोई भी ये किसी भी शेप और साइज़ की एक सरफेस है, और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पे मान लिया एक रखा है 4 क्यू चार्ज, ये भी प्लस का है, और यहाँ पे एक रखा हुआ है मान लीजिए माइनस का 5 क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस केस में टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस केस में भी जो टोटल फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ज की, जो टोटल चार्ज या नेट चार्ज या इनक्लोज चार्ज है वो कितना है, ज़ीरो है। कैसे, Q प्लस
4Q माइनस 5Q, तो टोटल चार्ज यहाँ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमको मतलब है टोटल चार्ज से, तो यहाँ पे भी जो टोटल चार्ज है स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आप इसको अभी तक देख रहे हो। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास मान के चलते हैं एक थर्ड केस है। थर्ड केस में जैसे मान लिया कि कोई एक स्फीयर है, ये एक हमने मान लिया कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और इस स्फीयर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इससे पास हो रही हैं लाइक दिस, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अगर मान के चलते हैं इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पास हो रही हैं इस तरह से, तो इसके लिए अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो इसके लिए भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसमें फोर्थ केस की बात करते हैं, जैसे अगर हम मान लें स्टूडेंट्स एक ये कोई सिलेंडर है ना, पहला एग्जाम्पल है ये एक, अगर मान के चलते हैं कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमें को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है इस तरह से, ये देखिए लेफ़्ट टू राइट, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, हालांकि अंदर नहीं जाएगी, बस तो बना दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलते हैं कि अप्लाई की गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई की गई है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पोर्शन ये वाला निकलता है, एक पोर्शन ये निकलता है और एक पोर्शन ये वाला निकलता है। तो तीनों पोर्शंस के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस पोर्शन की। तो इस पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो इस पोर्शन में देखें ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन किस चीज़ की हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस पोर्शन में यही डायरेक्शन किस चीज़ की हो जाएगी, एरिया वेक्टर की। तो यहाँ पे देखेंगे कि डीए और थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 0। तो इस केस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, थीटा यहाँ पे 0 है, तो फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू एरिया। अब इसकी रेडियस अगर जो भी हो स्मॉल r है, तो यहाँ पे एरिया हम इसका लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, πr²। ओके, इसी तरह से अब हम इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इस पोर्शन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, और इस पोर्शन का जो एरिया है वो है आउटसाइड की तरफ है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 180 हो जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें 180 पे, तो 180 वाले केस में जो फ्लक्स आता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। ओके, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं, तो प्लस का ये E है और ये है माइनस का ये, तो टोटल फ्लक्स इस केस में कितना हो गया, इस केस में भी 0 हो गया। अब बचता है थर्ड केस। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और एरिया जो है वो इसका वो है इस डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया 90 का, है ना, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस के लिए भी फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम यहाँ पे किसी पोर्शन को लेते हैं तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर आएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 का एंगल है। तो यहाँ पे भी अगर 90 एंगल है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस केस में भी फ्लक्स 0 आ जाएगा। ओके ना, अब अगर हम बात करते हैं फ्लक्स इमरजेंस की, कि किस टाइप की ऑब्जेक्ट हो तो उसमें कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, या है ना। तो देखते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड बॉडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज़। मतलब जो भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्लक्स होता है वो डिपेंड नहीं करता उसके शेप और साइज़ पे, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड इट। मतलब कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो या कहीं और रखा हो, तो फ्लक्स जो निकलने वाला होगा उस सरफेस के लिए, तो वो फ्लक्स उस चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो फ्लक्स होगा वो उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो जैसे हम मान के चलते हैं कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप और साइज़ की, और यहाँ चार्ज रखा है, ये Q चार्ज रखा है, तो इसके लिए अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0, क्योंकि यहाँ Q इनक्लोज कितना है, Q है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मान के चलते हैं कि कोई हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये देखिए एक मैंने हेमीस्फीयर बना दिया, आधा गोला है ये, है ना,
तो इसमें मान के चले यहाँ पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके लिए हमको फ्लक्स निकालना है। तो अब इसके लिए फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इनक्लोज्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। तो इसको इनक्लोज बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक देखिए गॉसियन सरफेस देखो ड्रॉ कर ली। तो ये जो हेमीस्फीयर था अब वो कंप्लीट स्फीयर बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब ये कंप्लीट स्फीयर बन गया तो इसके लिए जो अब हमें फ्लक्स निकालना है वो कितना आ जाएगा, Q/2ε0। अब ये Q/2ε0 किस तरह से आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर ये पूरा स्फीयर होता तो पूरे स्फीयर के पास कितने हेमीस्फीयर होते, मतलब एक जो पूरा स्फीयर बनता है वो 2 हेमीस्फीयर से मिलके बनता है। तो जो 2 हेमीस्फीयर से मिलके एक स्फीयर बना, तो उन 2 हेमीस्फीयर के लिए जो फ्लक्स है वो कितना है, Q/ε0। लेकिन हमारे पास गिवन कितने हेमीस्फीयर थे, 1, यानी हमें निकालना कितने का है, 1 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, Q/2ε0। सिंपल है, कितना सिंपल है ना। ओके, इसी तरह से आगे देखते हैं। जैसे अगर हमारा मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी ये साइड A है और ये साइड A है, और यहाँ पे एक चार्ज मान लिया कि यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, ये Q चार्ज रखा है, और ये कितनी हाइट पे रखा है, मान के चलते हैं A/2 हाइट पे रखा है, यानी देखा जाए तो ये बिल्कुल सेंटर पे रखा है, जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो अब इसके लिए हमें निकालना है। तो अगर इसके लिए हम पूरा इसके लिए अगर हम पूरा इस चार्ज को अंदर इनक्लोज करना चाहते हैं तो जो हमें इसमें सरफेस बनानी पड़ेगी वो सरफेस किस टाइप की बन जाएगी, क्यूब बन जाएगा। अब क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं स्टूडेंट, 6 फेसेस होती हैं, यानी 6 फेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, Q/ε0। लेकिन हमें जो फ्लक्स निकालना है वो सिर्फ एक सरफेस के लिए निकालना है, यानी हमारे पास जो सरफेस गिवन है वो कितनी है, एक ही सरफेस गिवन है। तो हमें निकालना जो फ्लक्स है वो एक फ्लक्स निकालना है एक सरफेस के लिए। तो कितना हो जाएगा, Q/6ε0, ठीक है। अच्छा, इनकेस एक सरफेस यहाँ गिवन है, अगर इनकेस यहाँ पे 5 सरफेसेस गिवन होती, 5 सरफेस गिवन होती है ना, एक सरफेस मिस होती, एक सरफेस ना होती, 5 सरफेस गिवन होती, तो हम इसी तरह से क्या करते, पहले एक का ही निकालते, और फिर अगर हमें 5 सरफेसेस का निकालना है तो फिर हम उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरह से। तो ये आ जाएगा फॉर 5 सरफेसेस, और ये आ जाएगा फ्लक्स किसके लिए, फॉर ओनली 1 सरफेस, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना। और जो गॉस थ्योरम मैंने आपको बताई है, गॉस थ्योरम का जो डेरिवेशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।